हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज से जो अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस रहेगी अपनी नोट सेट को लेके। जो आपके 6.0 नोट सेट है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेली क्लासेस रखेंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए क्लासेस क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट है। प्री के जैसे एमसीक्यूज भी रहेंगे और मेंस के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू मैं आपको सोल्व कराऊंगा। प्लस क्या रहेगा, डिस्कशन। डिस्कशन में हम क्या देखेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। डिस्कशन में जो एमसीक्यूज बनेंगे इन इन एमसीक्यूज के जो टॉपिक में से वही एमसीक्यू हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। डिस्कशन में आपको अलग से एमसीक्यू लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। वो सब हम किसमें देखने वाले हैं, अपने क्लासेज के अंदर। और साथ साथ में ये जो क्लासेज है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपका अपकमिंग एग्जाम कौन सा, बीएचयू का। वहां पर भी जो क्लासेज है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा अपने सेशन के अंदर। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी नए एमसीक्यूज मिलेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन रहेगा अपना। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरएनसीसी की जो ऑफिशियल ऐप है, जो ऐप का लोगो जो है आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस ऐप के ऊपर आपको जो आईओएस और प्ले स्टोर दोनों के लिए ये उपलब्ध है। यहाँ पर जो है वो 90 डेज डेली टेस्ट सीरीज हमने जो है वो कंटिन्यू चल रही है लास्ट कुछ टाइम से। तो आप इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हो डेली टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेली 80 to 100 एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व करवाते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है। जो एम सेलेक्टेड फैकल्टीज के द्वारा ये जो है एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। वीकली मेगा टेस्ट सीरीज रहेगा 200 एमसीक्यूज का। इसके बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर डाउटफुल क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हम यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाएंगे। सपोर्टिव नंबर्स पे आप हमें कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं कुछ जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। यह आपके सपोर्टिव नंबर है, यहाँ पर कॉल कीजिए। 24/7 उपलब्ध है आप सभी के लिए। और देखिए जो अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है, इनके जो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको एंडोक्राइन के टेस्ट हो गए, इसके बाद में इंटेग्युमेटरी सिस्टम के टेस्ट हो गए, प्री नोट सेट बीएचयू स्पेशल, ठीक है। जो मेगा टेस्ट मैंने आपको बताया वो कौन सा है, प्री नोट सेट बीएचयू स्पेशल का यहाँ पे टेस्ट है। इसके बाद में अगेन यहाँ पे सिस्टम वाइज अपने जो है कंटिन्यू टेस्ट चलते रहेंगे। और मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ साथ साथ में, और आप ऐप के ऊपर जो है आप अपने डेली बेसिस पे टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। उनके नोट्स बनाइए जो आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं वहाँ पे, और नोट्स का क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो यही स्टेप है, यही इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। जो बाकी से आप कुछ अलग करोगे तभी जो है आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को बिना किसी देरी के। What should be the temperature of delivery room to maintain warm for neonate? डिलीवरी रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए ताकि वो नियोनेट को वार्म रख सके। 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर अबव 30 डिग्री सेल्सियस। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ये एमसीक्यू पूछा गया आपसे। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा, बेस्ट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25 टू लेके 28 डिग्री सेल्सियस जो है बेस्ट आंसर रहेगा अपना लेबर डिलीवरी या फिर रिकवरी रूम का टेम्परेचर। इसी के साथ ही एक एमसीक्यू और बनता है ऑपरेटिव रूम का। ऑपरेटिव रूम का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, आंसर जाएगा 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ में देखो आजकल आपसे पूछ लेते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी रखनी चाहिए, तो ये रहेगा आपका आंसर 50% तक, ठीक है। और अगर आप रेंज पूछे आपसे तो 45 टू लेके 55% तक जो है आप ये ह्यूमिडिटी सेट करते हैं अपन ऑपरेटिंग रूम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लेयर ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इज, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्किन की जो एपिडर्मिस है
इसकी आपसे लेयर पूछी है कि आउटर साइड से इनर साइड की ओर में आपको जो है इसकी लेयर का अरेंजमेंट आपको बताना है। ये देखिए आपके प्री के लिए एमसीक्यू है। ऑप्शन देखते हैं, कोरिनियम ग्रेनुलेशम जर्मिनेटिव या फिर ल्यूसीडियम, कॉर्नियम ल्यूसीडियम ग्रेनुलोसम या फिर जर्मिनेटम, कॉर्नियम ल्यूसीडियम जर्मिनेटिव या फिर ग्रेनुलेशम, या फिर ल्यूसीडियम कॉर्नियम ग्रेनुलोसम या जर्मिनेटिव। कौन सी लेयर का सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे एपिडर्मिस का? आउटर टू इनर साइड में, आउटर टू इनर साइड में। तो देखिए इस एमसीक्यू में अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे बाहर की साइड में कॉर्नियम, फिर ल्यूसीडियम, फिर ग्रेनुलोसम, लास्ट में अंदर जर्मिनेटिव। क्या पूछा है आपसे? आउटर साइड से होते हुए इनर साइड की ओर आना है आपको एपिडर्मिस की लेयर बताने। तो ये आपका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स, exchange of gases between blood and lungs, combining oxygen with hemoglobin to form oxyhemoglobin, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। रेस्पिरेशन के बारे में पूछा आपसे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग होता है? तो देखिए ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कशन करने का है नहीं इसमें कुछ। तो आंसर जो रहेगा अपना वो रहेगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पूछा है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेज का एक्सचेंज होता है किसमें? ब्लड में और लंग्स में। इसके अलावा एक और टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्या होता है, वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सेल एंड टिश्यूज। ठीक है, ब्लड जो है वो सेल और टिश्यू के साथ में गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है तो वो होता है इंटरनल, और ब्लड अगर लंग्स के साथ में कर रहा है तो वो होता है एक्सटर्नल, बिटवीन ब्लड एंड सेल टिश्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सेल ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन ए स्पर्म इज। ठीक है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन करने में किसके? एक्रोसोम इन स्पर्म, स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन करने में कौन रेस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, या फिर लाइसोसोम। वापस से एक बार एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द सेल ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन ए स्पर्म, स्पर्म के एक्रोसोम को फॉर्मेशन करने के लिए सेल का कौन सा ऑर्गेनेल जो है रेस्पॉन्सिबल होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, या फिर लाइसोसोम। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए जो एक्रोसोम जो होता है वो क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है,
स्पर्म की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? हेड ऑफ स्पर्म। हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। जो हेड ऑफ स्पर्म है इसको कौन बनाता है, कौन इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तब देखिए ये जो एमसीक्यू है ये पूछा जा चुका है। सारे एमसीक्यूज हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम एमसीक्यू हम नहीं ले रहे ना किसी गाइड में से, बस जो एम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। साथ में इसके जो और एमसीक्यूज बनते हैं, कोई टॉपिक हो जहाँ पे मुझे लगता है कि वो और आपको समझाने लायक है, या फिर जहाँ से दूसरे एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू पुटन हो रखे हैं, तो वो मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, वो आपको गाइड में भी मिल जाएंगे। बट ये क्या है कि मैं सारे उनको एक जगह ही बता देता हूँ, तो आपको जो है वो अलग अलग गाइड जो है वो रेफर करने की नीड नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लॉग रोल टर्निंग मेथड इज यूज इन। ठीक है, लॉग रोल टर्निंग मेथड जो है वो कौन सी कंडीशन में यूज में लिया जाता है? लंग अब्सेस में, सीवीए में, स्पाइनल एंड सर्वाइकल इंजरी में, या फिर एपिलेप्सी में? लंग अब्सेस में, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट में, स्पाइनल एंड सर्वाइकल इंजरी में, या फिर एपिलेप्सी में? लॉग रोल टेक्निक कहाँ यूज ली जाती है, पूछा गया आपसे। तो देखिए जो लॉग रोल टेक्निक होती है वो हमें कहाँ पे काम में लेनी है? स्पाइनल एंड सर्वाइकल इंजरी में। जिन पेशेंट को स्पाइनल इंजरी, सर्वाइकल इंजरी होती है, तो उनको अगर पोजीशनिंग चेंज करवानी होती है तो वहां पर जो टेक्निक काम में लेते हैं इसे हम बोलते हैं लॉग रोल टेक्निक। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। अब इसको जो है हमें लेफ्ट राइट साइड में टर्न करना है। तो राइट साइड में टर्न करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए होंगे? 3 पीपल्स की नीड पड़ेगी हमें लॉग रोल टेक्निक को फॉलो करने में, ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से टर्न हो पाए और स्पाइनल जो इंजरी हो रखी है, सर्वाइकल इंजरी हो रखी है, वो आगे ना बढ़े और उसे हम प्रेशर शॉट से भी बचा सकें। इसलिए जो है ये टेक्निक जो है ये फॉलो की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन ए न्यूबॉर्न इज टू। फोटोथेरेपी हम प्रोवाइड करवाते हैं न्यूबॉर्न को, उसका गोल क्या है? प्रमोट रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी, डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल को कम करना, सीरम में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कम करना, या फिर प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। फोटोथेरेपी जो है वो किस प्रकार से काम करती है? तो देखिए जो फोटोथेरेपी होती है उसको हम यूज में लेते हैं किसमें? जॉन्डिस के अंदर। जॉन्डिस के अंदर क्या होता है? बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। कौन से लेवल का बिलिरुबिन बढ़ता है यहाँ पे? इनडायरेक्ट या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। इसको जो है डिक्रीज करने के लिए क्या यूज में लेता है? फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी क्या करती है? डिक्रीज करती है सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल को या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को। और ये जो बिलिरुबिन है ये किस प्रकार के नेचर के होते हैं? तो ये होते हैं फैट सोल्यूबल। तो जो यहाँ पे हम क्या देंगे? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी देने से ये फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन है किसमें कन्वर्ट होंगे? वाटर सोल्यूबल में। वाटर सोल्यूबल जो है वो यूरिन के साथ में, फीसेस के साथ में जो है वो एक्सक्रेट आउट हो जाएगा बॉडी में से, और जॉन्डिस का जो लेवल है वो भी यहाँ पे
ठीक हो जाएगा। तो वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? तो डायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन्स। विच वन डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म? एंडोडर्म से क्या डेवलप होता है? नर्वस सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर एंड आई, लिवर, कनेक्टिव टिश्यू एंड हार्ट, थाइमस, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, या फिर लिवर, पेनक्रियाज एंड थाइमस, थायराइड। एंडोडर्म क्या होती है? अपनी जर्मिनल लेयर है, ठीक है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, इसमें से आपको किसके बारे में पूछा है? एंडोडर्म के बारे में, कि एंडोडर्म जो है वो क्या डेवलप करती है। तो देखिए 3 टाइप की जो है वो प्राइमरी जर्म लेयर होती है। फर्स्ट वन कौन सी है अपनी? एक्टोडर्म। देखो मैं इनका सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी होती है, इसको सीक्वेंस के हिसाब से मत ले लेना। सबसे पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर बाद में मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। एक्टोडर्म, नेक्स्ट कौन सी होगी? मीजोडर्म, एंड जो थर्ड वन होती है वो कौन सी होती है? एंडोडर्म। ये तीन हमारी क्या है? जर्मिनल लेयर्स है। तो ये क्या करती है? ऑर्गन बनाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टोडर्म के बारे में, कौन कौन से ऑर्गन बनाएगी ये। एक्टोडर्म जो है क्या बनाएगी? स्किन की एपिडर्मिस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एंड स्वेट ग्लैंड्स, इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स, ठीक है, सारी होगी। स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स को क्या, और स्किन एपिडर्मिस की, स्किन की एपिडर्मिस जो लेयर है उसको कौन बनाता है? एक्टोडर्म, सबसे आउटर पार्ट। और एक्टोडर्म ध्यान में रखना, ई से एक्टोडर्म, ई से एपिडर्मिस। इसके बाद में नेक्स्ट एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एनस। यहाँ से जो है वो एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि एनस का जो पार्ट है वो कौन बनाता है, या फिर एनस का जो एपिथेलियल वाला पार्ट है वो कौन कवर करता है। तो आंसर क्या रहेगा? एक्टोडर्म। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू अपना, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ आईज, ठीक है, आई की कॉर्निया और लेंस कौन बनाएगा? एक्टोडर्म। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है? एक्टोडर्म। नेक्स्ट देखिए सेंसरी रिसेप्टर ऑफ एपिडर्मिस, नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला, नेक्स्ट टूथ इनेमल जो पार्ट होता है वो, इसके अलावा पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की एपिथेलियम। तो आपको एक बात तो कंफर्म हो गई यहाँ से कि एपिथेलियल टिश्यू की लेयरिंग है या फिर कवरिंग है अपनी बॉडी में, मोस्टली कौन बना रहा है? एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम को कौन बना रहा है? कॉर्निया और लेंस को कौन बना रहा है? एक्टोडर्म बना रहा है।
ठीक है, एड्रेनल मेडुला, यहाँ से जो एमसीक्यू नहीं आते, एमसीक्यू जहाँ से आते हैं मैंने उसके सामने जो है क्वेश्चन मार्क लगाया है। नर्वस सिस्टम से भी पूछते हैं, तो इस टॉपिक में से आपके 3 एमसीक्यूज बनते हैं जो एग्जाम में आने लायक है। नेक्स्ट है मीजोडर्म। मीजोडर्म से आप समझ सकते हो कि मसल्स, ठीक है, तो आंसर होगा मसल लेयर ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर को कौन बना रहा है, स्टमक की मस्कुलर लेयर को कौन बनाता है, तो मीजोडर्म से बनती है। सेकंड, स्केलेटल मसल्स या फिर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन का जो डर्मिस पार्ट है वो, एपिडर्मिस कौन बना रहा था, एक्टोडर्म। डर्मिस पार्ट कौन बना रहा है, मीजोडर्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एमसीक्यू बनेगा, रिप्रोडक्टिव क्या एमसीक्यू बनेगा, एक्सेप्ट जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल को जो है वो मीजोडर्म नहीं बनाएगा। रेस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन बनाता है, मीजोडर्म। नेक्स्ट देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला को किसने बनाया, एक्टोडर्म ने, और कॉर्टेक्स को कौन बना रहा है, मीजोडर्म बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मीजोडर्म। लास्ट जो है वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म में आंसर रहेगा आपका फर्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एपिथेलियल लाइनिंग कौन बनाता है, तो आंसर क्या रहेगा, एंडोडर्म। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एपिथेलियल लाइनिंग। नेक्स्ट, लीवर को कौन बना रहा है, पैनक्रियाज को कौन बना रहा है, थाइमस को कौन बना रहा है, थायराइड ग्लैंड्स को कौन बना रहा है, और पैराथायराइड ग्लैंड। ये सब जो है वो किससे बनती है, एंडोडर्म से बनती है। तो अपना क्वेश्चंस का आंसर क्या था, विच वन डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म, एंडोडर्म के बारे में पूछा आपसे, तो आंसर जो है यहाँ पे क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी। अभी हमने देखा था लीवर कौन बनाता है, पैनक्रियाज कौन बनाता है, थाइमस और थायराइड ग्लैंड कौन बना रहा है यहाँ पे, एंडोडर्म। तो अपना इसका एमसीक्यू का आंसर भी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंडोडर्मल लेयर से क्या बनते हैं, लीवर, पैनक्रियाज, थाइमस, थायराइड। नर्वस सिस्टम को कौन बना रहा है, एक्टोडर्म बना रहा है। ठीक है, हार्ट को कौन बना रहा है, मीजोडर्म बना रहा है। इसलिए जो है वो ये करेक्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नर्स फाउंड ए पेशेंट कोलेप्स ड्यूरिंग वार्ड राउंड। ठीक है, नर्स जो है एक पेशेंट को कोलेप्स देख रही है वार्ड के राउंड के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, तो कौन सी ऑप्शन जो है वो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा आपका। तो देखिए, प्रायोरिटीज के खूब सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे एम्स में। स्टार्ट करेगी ऑक्सीजन को, चेक करेगी पल्स को, नोटिफाई करेगी फिजिशियन को, या फिर स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर को स्टार्ट करेगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा अपना, जब कभी भी आपको जो है वो अनकॉन्शियस क्लाइंट मिले तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो देखिए जब कभी भी अनकॉन्शियस क्लाइंट मिलता है हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी पल्स को असेस करना है।
ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पल्स असेस करना है, यही आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी सबसे पहला नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, पल्स को असेस करना। ये जब आपको मैं सीपीआर पढ़ाऊंगा तब मैं ये सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा वहां पे, जब सीपीआर के टॉपिक में सोल्व करवाऊंगा। क्योंकि देखिए जब हम सीपीआर हमें जो है देना होता है, या फिर एक टॉपिक आता है अपना कौन सा, बेसिक एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो रूल रहता है इसके अंदर सीपीआर की सीक्वेंस का, वो क्या रहता है, CAB, क्या होता है, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। तो जब कभी आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिले या फिर कोई अनकॉन्शियस पर्सन मिले, चाहे वो आप कहीं भी, आप जहाँ वर्क करते हो वहाँ पे, या फिर बाहर एनवायरनमेंट में कहीं पे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पल्स असेस करना है। कितने टाइम तक करना है, तो 10 सेकेंड तक जो है आपको पल्स असेस करना है। मिल रही है नहीं मिल रही है दोनों अलग बात है, मगर सबसे पहले पल्स असेसमेंट करना है। पल्स असेसमेंट के बाद में शुरू कर देना है। अगर आपको पल्स नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो आपको सीपीआर शुरू करना है वहाँ पे। इस प्रकार की जो है वो गाइडलाइन है अपने सीपीआर की, प्रॉपर अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। अभी ये एमसीक्यू अपना है नहीं सीपीआर के बारे में, तो आंसर जो है अपना केवल इतना ही पूछा है कि सबसे पहले आपका क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगा, तो आंसर वह रहेगा अपना चेक पल्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल प्लेटिलेट एंड एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फॉर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी के हो रहा है, तो उसमें पीआरबीसी का, प्लेटिलेट का एंड एफएफपी का क्या रेशियो होगा। हम कहते हैं कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन करना है, या फिर इसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन हुआ है, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है उसका रेशियो क्या होगा, ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट का, एफएफपी का। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर, वन, 1:1:1। ठीक है, 1 पीआरबीसी, 1 फॉर प्लेटलेट एंड 1 फॉर एफएफपी फॉर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, करंट अपना जो है डाटा के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या रहेगा, 1:1:1। ठीक है, इस यही जो है वो ट्रॉमा के केसेस में अगर हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो अपना रेशियो क्या रहना चाहिए, 1:1:1 इन तीनों के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा स्टेटमेंट जो है बता रहा है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 10 ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 1 ब्लड वॉल्यूम इन 48 आवर्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 10 यूनिट इन पीआरबी 10 यूनिट ऑफ पीआरबीसी इन 1 आवर में, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 4 यूनिट्स इन 1 आवर। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको बता रहा है अभी पेशेंट का जो है वो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट देख के। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 4 यूनिट्स ऑफ पीआरबीसी इन 1 आवर, ये क्या कहलाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए सबसे पहला रिप्लेसमेंट ऑफ, या फिर मैं कहूं ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 10 यूनिट्स इन, वो भी 10 यूनिट किसकी,
पीआरबीसी की कितने टाइम पीरियड में, तो 24 आवर्स के अंदर अगर हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे क्या है, ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम अलग होता है और यूनिट जो है वो अपनी अलग रहेगी, इसलिए 10 यूनिट, वो भी मोर देन 10 यूनिट किस में आएगा, 24 आवर्स के अंदर अगर मोर देन 10 यूनिट हो रहा है तो किस में आएगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 4 यूनिट या इक्वल टू 4 यूनिट पीआरबीसी कितने टाइम पीरियड के अंदर, 1 आवर्स के अंदर, तो ये भी कहलाएगा क्या, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी ऑप्शन में नहीं है तो रिप्लेसमेंट ऑफ 50% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इनटू 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम का अगर 50% हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वो भी क्या कहलाता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसी के साथ ही हमारे इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 4 यूनिट्स इन 1 आवर क्या कहलाता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Which action by the nurse in charge is essential when cleaning the area around a जैक्सन प्रेड वुंड ड्रेन। ठीक है, जैक्सन वेंट वहाँ पे जो ड्रेन है वहाँ पे लगा हुआ वुंड पे, अभी जो है वो नर्स जो इंचार्ज है वो क्या करेगी, उसकी क्लीनिंग करेगी। तो कौन सा एक्शन जो है वो यहाँ पे जरूरी होगा या फिर किस प्रकार से जो है वो क्लीनिंग परफॉर्म करेगी। क्लीनिंग फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड इन ए सर्कुलर मोशन, सेंटर टू आउटवर्ड में सर्कुलर मोशन के अंदर, या फिर क्लीनिंग फ्रॉम पेरीफेरी टुवर्ड सेंटर इन सर्कुलर मोशन, या फिर पेरीफेरी से लेकर सेंटर में आएगी सर्कुलर मोशन में करते हुए। क्लीनिंग ब्रिस्कली अराउंड द साइड ऑफ द लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ब्रिस्कली क्लीनिंग करेगी लेफ्ट टू राइट से, या फिर ब्रिस्कली जो है क्लीनिंग करेगी राइट टू लेफ्ट में। कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा, जैक्सन प्रेड ड्रेन लगा हुआ है, अभी नर्स को क्या करना है, उसको क्लीन करना है उसके सराउंडिंग एरियाज को, ताकि वहां पे इन्फेक्शन ना हो सर्जिकल साइट पे। तो क्या आंसर रहेगा, तो देखिए जब कभी भी आपको जो है वो क्लीनिंग की जाए सर्जिकल वुंड की, या फिर जैक्सन प्रेड ऐसा कोई ड्रेन लगा हो अपनी बॉडी में, रोमोवेक ड्रेन होते हैं, जैक्सन प्रेड ड्रेन होते हैं, इनकी आपको क्लीनिंग के लिए कहा जाए तो आपको कौन से मैनर में आपको क्लीनिंग करनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्या है इसमें, क्लीनिंग फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड इन ए सर्कुलर मोशन, सेंटर से लेके आउटवर्ड के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर हमें क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। ठीक है, मोर कंटामिनेटेड एरिया टू लेस कंटामिनेटेड एरिया में। इसके अपोजिट होता है किसमें, प्रेशर अल्सर्स के अंदर, वहां पर ये अपोजिट होगा क्लीनिंग का डायरेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू ए नर्सिंग यूनिट आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म्ड यूजिंग द फीमोरल आर्टरी। एक कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म किया गया था फीमोरल आर्टरी से, वो क्लाइंट जो है वापस से नर्सिंग यूनिट में, अभी उसको वापस से एडमिट किया गया है। द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, अब जो है नर्स जो है क्लाइंट को कौन सी पोजीशन में प्लेस करेगी, उसको क्या किया गया है, कार्डियक कैथेटराइजेशन, एक्सेस पॉइंट क्या था उसका, फीमोरल आर्टरी में। कौन सी पोजीशन जो है यहाँ पे बेस्ट आंसर अपना रहेगा, तो बेड रेस्ट करवाएगी, ऑब्वियस सी बात है, विथ हेड एलिवेशन 30 डिग्री, विथ हेड एलिवेशन 45 डिग्री, विथ हेड एलिवेशन 60 डिग्री, या फिर विथ हेड एलिवेशन एट 90 डिग्री। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, फीमोरल आर्टरी से कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म किया गया था। मैं बार बार इस लाइन पे जोर दे रहा हूँ, मतलब यहीं पे अपना आंसर है। ठीक है, फीमोरल आर्टरी से एक्सेस जब बनाएंगे तो हमें क्या करना है,
कि उस एरिया से वापस एश्योर करना है कि वापस वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बेड रेस्ट करवानी है, हेड एलिवेशन करना है उसका कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सेमी फॉलोअर पोजीशन से भी थोड़ा डाउन रखना है हमें उसको। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हील डूइंग द ट्रेकियल सक्शनिंग ऑफ पेशेंट द सक्शन शुड बी अप्लाइड, ठीक है। जब हम ट्रेकियल सक्शनिंग करते हैं तो सक्शन को जो है कब अप्लाई करना चाहिए, ओनली व्हेन विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर, जब हम सक्शन कैथेटर को वापस रिमूव कर रहे होते हैं तब, ओनली व्हेन इंसर्टिंग द सक्शन कैथेटर, जब हम सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं तब, या फिर इधर ड्यूरिंग इंसर्शन और विड्रॉल डिपेंडिंग ऑन व्हेन द पेशेंट कब, या फिर हम कभी भी कर सकते हैं, इंसर्शन के टाइम पे कर सकते हैं और विड्रॉल के टाइम पे कर सकते हैं, डिपेंड करना चाहिए कि पेशेंट कब कफ करे। या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, ओनली इफ द पेशेंट कफ, जब पेशेंट कफ करे हमें तभी सक्शन करना है। क्या अपना आंसर रहेगा यहाँ पे, ट्रेकियल सक्शनिंग करनी है तो कब अप्लाई करोगे सक्शनिंग को। तो देखिए, जब कभी बात आए ट्रेकियल सक्शनिंग की या फिर किसी भी प्रकार के सक्शनिंग की, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग की, ओरल सक्शनिंग की, नेजो एवरे सक्शनिंग की, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर रहेगा। क्या है इसमें, ओनली व्हेन विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर, सक्शन को जब हम अंदर डालेंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तब हम उसको ऑन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उसको अंदर डालेंगे, अंदर डालने के बाद जब हम वापस उसको विड्रॉल कर रहे होंगे तब हमें क्या करना है, सक्शन शुरू करना है, ठीक है। कभी भी मोर देन 10 सेकंड से ऊपर हमें नहीं जाना है, ठीक है। केवल और केवल 10 सेकंड तक हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पे केवल और केवल 10 सेकंड तक हम यहाँ पे सक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। 10 सेकंड से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, उसको हाइपोक्सिया होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए दूसरा, रोटेटिंग मैनर के अंदर हमेशा हमें क्या करना है, सक्शन करना है, ताकि जो सराउंडिंग जो लाइंस हैं, लेयर्स हैं, ठीक है, ये अपना क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सक्शन कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं तब, तो यहाँ से तो सब चीज जो है वो बाहर आ रही है, मगर इसके जो सराउंडिंग में यहाँ पे जो चिपका हुआ रहेगा म्यूकस, वो कैसे बाहर निकलेगा। तो हमेशा रोटेटिंग मैनर के अंदर हमें खींचते हुए बाहर लेके आना है जब हम सक्शन अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ शुड ए नर्स गिव पोजीशन टू ए पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी टेस्ट, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको क्या करना है, कोलोनोस्कोपी टेस्ट करना है, ठीक है। पेशेंट के क्या क्या करवाना है, कोलोनोस्कोपिक टेस्ट करना है, तो नर्स को कौन सी पोजीशन देने होगी ताकि ये टेस्ट आराम से हो जाए। टू ले द पेशेंट ऑन हिज हर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी विथ लेग बेंड, लेग्स को क्या करना है, बेंड करना है, लेग्स को क्या करना है, हमें बेंड करना है, साथ में पेशेंट को सीधा लेटाना है, और हिज और हर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, लेफ्ट लेटरल हमें क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन देना है। पेशेंट को लाई डाउन करेंगे ऑन हिज राइट साइड एंड बेंड करेंगे, ठीक है। लेग्स को यहाँ पे स्ट्रेट कर रहा है और राइट साइड ऑफ बॉडी मूव करवा रहे हैं। टू ले पेशेंट प्रोन विथ बटक्स इलेवेटेड, प्रोन पोजीशन में, और बटक्स को इलेवेटेड करके किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, टू ले द पेशेंट इन नी लेंथ चेस्ट पोजीशन, ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन में हमें पेशेंट को रखना है। क्या आंसर करेक्ट रहेगा अपना, यहाँ पे कौन सी पोजीशन में हम रखेंगे पेशेंट को, तो कोलोनोस्कोपी टेस्ट जो है वो अच्छे से और बेस्ट विजुअलाइजेशन होगा कॉलन का। क्या आंसर रहेगा, देखिए जो पोजीशन के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको एग्जाम में 2 से 3 मिलने वाले हैं, श्योर मिलने वाले हैं। आपको पोजीशनिंग के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हैं वो इजी एमसीक्यू हैं, ठीक है। ये जो एमसीक्यू हमें गलत नहीं करने हैं कभी भी, क्योंकि एक अगर आपको हार्ड एमसीक्यू गलत होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका एक इजी एमसीक्यू गलत होने का चांसेस है, आप कंपटीशन में काफी पीछे निकल रहे हो, ठीक है, क्योंकि इजी एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा अपना, तो देखिए, कोलोनोस्कोपी का जब हम टेस्ट करेंगे तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। पेशेंट को जो है वो लाई डाउन करवाना है, ठीक है, सीधा लेटाना है हमें। उसके बाद में हिज और हर लेफ्ट साइड में उसको क्या करना है, टर्न करना है हमें। उसके बाद में लेग्स को क्या करना है, बेंड करना है। उससे क्या होगा, जो ओपनिंग है वो हमें आराम से एक्सेसिबल हो जाएगी, और जो हम कोलोनोस्कोपी टेस्ट भी हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू, HbA1c इंडिकेट पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल। ठीक है, HbA1c टेस्ट करते हैं, वो कितना पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल हमें पता लगा सकता है। 4, 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक या फिर 16 वीक्स तक। HbA1c टेस्ट जो है कितने टाइम तक का हमें पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल पता लगा सकता है। तो देखिए, HbA1c जो टेस्ट है ये किसके लिए करते हैं? डायबिटीज का पता लगाने के लिए। इसलिए जो हम क्या करते हैं, पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल जब हमें देखना होता है डायबिटिक पेशेंट का कि लास्ट कुछ महीने में कितना रहा है, तो उसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो क्या होता है? HbA1c टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल लेवल कितना होता है HbA1c का? नॉर्मल रेंज कितना होता है जिसको हम विदाउट डायबिटीज कहेंगे? तो 5.7% के नीचे। तो ये क्या होता है? नॉर्मल या फिर विदाउट डायबिटीज। सेकंड हम बात करते हैं रेंज प्री डायबिटिक की, ये कितनी रहती है? 5.7% टू लेस देन 6.5%। ये किसमें कंसिडर होता है? प्री डायबिटिक। एंड डायबिटीज किसको कहेंगे? तो मोर देन 6.5 को हम किसमें कंसिडर करते हैं? डायबिटिक में। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइम का पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल हमें पता लगा सकता है HbA1c। तो यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट 3 मंथ का जो है हमें HbA1c के द्वारा हमें लास्ट 3 मंथ का ब्लड सीरम लेवल ग्लूकोज लेवल जो है वो पता लग सकता है। ए चाइल्ड हु इंजेस्टेड 50 मैक्सिमम स्ट्रेंथ acetaminophen tablets 15 minutes ago is seen in the emergency department. Which of these order should the nurse do first? नर्स को क्या करना होगा अगर बच्चे ने 15 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की एसिटामिनोफेन टैबलेट्स को इंजेक्शन कर लिया था, खा लिया था 45 मिनट पहले। अब जो है एज ए नर्स आपको क्या करना होगा? सबसे पहले गैस्ट्रिक लेवाज करना है, एक्टिवेटेड चारकोल देना है, क्योंकि बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल डोनर, इमीडिएटली गिव एसिटाइल सिस्टीन, या फिर स्टार्ट आईवी फ्लूइड। ठीक है, स्टार्ट आईवी फ्लूइड टू कीप वेन ओपन। सबसे पहला आंसर क्या रहेगा? बेस्ट आंसर क्या रहेगा? एज ए नर्स आप उसकी जगह पे होते तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाता? गैस्ट्रिक लेवाज करते, एक्टिवेटेड चारकोल देते, या फिर इमीडिएटली एसिटाइल सिस्टीन देते जो कि इसका एंटीडोट होता है, या फिर आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते। तो देखिए, सबसे पहले ऐसी कंडीशन जब कभी हो, पॉइजनस वगैरह का कुछ केस आए आपके सामने, तो सबसे पहला आंसर अपना जो रहेगा वो क्या रहेगा? गैस्ट्रिक लेवाज करना। ठीक है, गैस्ट्रिक लेवाज इज द बेस्ट आंसर। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस भी यही रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही रहेगी। गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको सारा बाहर निकाल दो, ताकि जो बचा हुआ जो एसिटामिनोफेन है, पीसीएम जो है, वो जो है आगे जाके टॉक्सिसिटी ना कोज की। बाकी के जो ऑप्शंस है इसके बाद में काम में हम लेंगे, जरूर लेंगे, बट जो है पहला और बेस्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? गैस्ट्रिक लेवाज करना। यहाँ पे गैस्ट्रिक लेवाज से पहले हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला और बेस्ट आंसर क्या रहेगा? गैस्ट्रिक लेवाज। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक क्लासेस रहेगी अपने नोट सेट को लेके। आगे हम कंटिन्यू करेंगे टिल नोट सेट एग्जाम। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के बारे में अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। और क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और क्लासेस के लिए क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। ठीक है, ऑल पे क्लिक नहीं करोगे तो सारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। मोटिवेशन की खुद में कमी लगे तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। ठीक है, आपको श्योर वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार की बात होगी। बस आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे मेरे लिए नहीं तो मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, उनके बेटर फ्यूचर के लिए करना है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।